नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। चीन के तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों में हालिया प्रगति पर हुई बातचीत। आज एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे विदेश मंत्री। अपने 3 साथी सदस्यों के साथ आज अंतरिक्ष से धरती पर लौटेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर होगा ड्रैगन यान का स्प्लैश डाउन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को उड़ाने की धमकी। बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर भेजा गया धमकी भरा ईमेल। मौके पर पहुंची बम स्क्वाड और लोकल पुलिस की टीम। अभी तक नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध। ट्रंप ने 50 दिन के भीतर रूस को यूक्रेन संघर्ष खत्म करने को कहा। समझौता नहीं होने पर नई आर्थिक पाबंदी लगाने की धमकी। यूक्रेन को नाटो के जरिए हथियार देने की योजना भी रखी सामने। हिमाचल के कांगड़ा, मंडी, सोलन समेत कई जिलों में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी मूसलाधार बारिश के आसार। और अब खबरें विस्तार से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को उड़ाने की धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर धमकी भरा ईमेल भेजा गया था और उड़ाने की धमकी दी गई थी। जी हां, धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन को संपर्क किया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को उड़ाने की धमकी मिली है। एक ईमेल आया है बीएसई की वेबसाइट पर। यह धमकी भरा ईमेल है, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है बॉम्ब स्क्वाड के साथ। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है और जांच पड़ताल के बाद कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। आपको बता दें कि ये धमकी भरा ईमेल कॉमरेड पिनराई विजयन के नाम की ईमेल आईडी से आया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टावर बिल्डिंग में 4 RDX IED बम रखे गए हैं और लिखा था कि वे दोपहर 3 बजे फटेंगे। इस मामले में MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज भी हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को उड़ाने की धमकी मिली है। एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को नुकसान पहुंचाने की खबर है। पुलिस मौके पर है। संदिग्ध कुछ नहीं मिला है। फोन लाइन पर इस समय हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या ताजा अपडेट है? देखिए, पुलिस FIR कर चुकी है इस मामले में। शिकायत PSC को बेसिकली ये मेल आया था। यूजुअली देखा गया है कि कई बार इस तरह के मेल जो है मुंबई ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पे आते हैं व्हाट्सएप के जरिए, और कई बार जो है अलग अलग थाने में भी इस तरीके के मेल पहले आए हैं, लेकिन वो जो है वो साबित हुआ है। लेकिन क्योंकि ये मामला काफी संवेदनशील है, BSE पर पहले एक वक्त अटैक हो चुका है, तो ऐसे में पुलिस ने जो है काफी क्विकली स्विफ्ट एक्शन जो है वो लिया गया है। और बॉम्ब स्क्वाड की टीम हो या फिर इंटेलिजेंस की टीम हो, सारे जो है वो जो है उनको एक्टिवेट किया गया। और अभी फिलहाल जो है काफी थ्रू आउट इन्वेस्टिगेशन, थ्रू आउट जो सर्चेज है वो वहां पे कैरी आउट की गई है। इसके बाद जो है जो हमारे पुलिस स्टेशन है माता रमाबाई अम्बेडकर मार्ग पुलिस स्टेशन, वहां पे जो BNS है उसकी जो अलग अलग धाराएं हैं 351(1)A, 351(1)B, सॉरी 353(2), 351(3), जो अलग अलग धाराएं हैं, जो संबंधित धाराएं, उसके तहत जो है वो मामला दर्ज किया जा चुका है। मेल जो है ये 10:15 पे जो पुलिस से जो जानकारी मिल रही है 10:15 के करीब जो है वो मेल आया था, और जिसमें उस वक्त जो है उसके बाद ये पूरा का पूरा जो है मामला हुआ है। किसी को हिरासत में इस समय लिया गया है? नहीं, इस वक्त किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। हालांकि पूछताछ चल रही है, तो पुलिस की तरफ से फिलहाल हम पुलिस के वर्जन पे अगर हम जाएं तो इसमें किसी को अभी फिलहाल पूछताछ जो है वो प्राथमिक पूछताछ जो है वो सबसे चल रहे हैं, लेकिन अभी किसी की आधिकारिक तौर पर न तो गिरफ्तारी हुई है, न ही किसी को डिटेन किया गया है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आसपास क्या सुरक्षा बढ़ा दी गई है अभी योगेश?
देखिए, बीएससी का जो एरिया है बेसिकली वो पहले ही काफी जो है सिक्योर एरिया रहता है। बैरिकेडिंग के हुए अंदर कोई व्हीकल का मूवमेंट जो है वो अलाउ नहीं है। जो प्रॉपर बड़े आयरन के रॉड होते हैं और बैरिकेडिंग जो होती है किसी सिक्योरिटी की, वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बीएससी में पहले से है। हाँ, ये कह सकते हैं कि एहतियात के तौर पर जो आसपास के जो थाने हैं वो ऑलरेडी अलर्ट पे हैं। मूवमेंट को काफी स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। जो सीसीटीवी मूवमेंट है वो ऑलरेडी मुंबई जो है 24/7 सीसीटीवी कवरेज में रहता है, खास करके उस एरिया के अगर साउथ मुंबई की अगर आप बात कर लीजिए तो जो सुरक्षा है वो पहले से ही ज्यादा है। लेकिन हाँ, इस तरह की घटना होने के बाद जो स्वाभाविक जो एसओपी होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसको पुलिस फॉलो कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश इन तमाम जानकारियों को हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब शुभांशु शुक्ला की बात कर लेते हैं। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम अंतरिक्ष से धरती पर लौट रहे हैं। उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हुए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके 3 अन्य सहयोगी आज धरती पर वापस लौट आएंगे। करीब 22 घंटे 5 मिनट की यात्रा के बाद चालक दल के कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद 3 बजे के करीब समुद्र में स्प्लैश डाउन करने की उम्मीद है। स्प्लैश डाउन की यह प्रक्रिया पूरे तरीके से स्वचालित होगी। एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 18 दिन बिताए हैं। अंतरिक्ष से धरती की ओर वापसी से पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस पर हुए विदाई समारोह में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत की ताकत और आत्मविश्वास की झलक अंतरिक्ष से साझा की। राकेश शर्मा की 1984 की अंतरिक्ष यात्रा के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। शुभांशु के माता पिता शुभांशु की सकुशल वापसी को लेकर उत्साहित हैं। अच्छा लगा अनडॉकिंग देखने के बाद जो है दिमाग में रहा कि हाँ भी रास्ते में है, आते होंगे अब आ रहे होंगे। जैसे आदमी प्लेन में बैठता है, ट्रेन में बैठता है, इंतजार करता है कि हमारे घर वाले आ रहे हैं, वैसे हम भी इंतजार कर रहे हैं कि बेटा हमारा सफ़र में है, भी रास्ते में है, पहुंच रहा होगा, आज शाम तक पहुंच जाएगा। मुझे पहले मंदिर गए, हनुमान जी के दर्शन किए, वहाँ से लौटने के बाद जो है पूजा पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ किया हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर। ये तो बहुत गौरव का विषय है हमारे लिए। शुभांशु शुक्ला का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। स्पेस स्टेशन से सकुशल वापसी के लिए वाराणसी के महर्षि वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठम के वेद पाठी ब्राह्मण बच्चों ने हवन किया है। और आइए आप जानते हैं कि आईएसएस पर शुभांशु और उनकी टीम ने क्या क्या प्रयोग किए हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। माइक्रो एल्गे पर प्रयोग किया गया है। इस मिशन के तहत उन्होंने ऐसे सैंपल लिए हैं जो भविष्य में बड़े अंतरिक्ष अभियानों के लिए भोजन, ऑक्सीजन और बायोफ्यूल का स्रोत बन सकते हैं। ये माइक्रो एल्गी की सहनशीलता उन्हें पृथ्वी से बाहर जीवित रहने के लिए एक संभावित संसाधन उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ वॉयेजर डिस्प्ले की स्टडी भी की गई है जो अंतरिक्ष उड़ान के दौरान आंखों की गति और समन्वय पर असर को समझने के लिए की गई है। एक अन्य अध्ययन भी किया गया है। दिमाग में रक्त प्रवाह यानी कि सेरेब्रल ब्लड फ्लो पर फोकस किया गया है, जिससे ये समझा जा सकता है कि माइक्रोग्रेविटी और उच्च स्तर की कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट को कैसे प्रभावित करती है। इससे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों और पृथ्वी पर मरीजों दोनों को लाभ मिल सकता है। इस क्रू ने अंतरिक्ष में रेडिएशन के असर की निगरानी के लिए रेड नैनो डोजीमीटर नामक कॉम्पैक्ट उपकरण का इस्तेमाल किया, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा का मूल्यांकन करता है। इसके अलावा आपको बता दें, टीम ने एक्वायर्ड इक्विवेलेंस टेस्ट नाम से एक मानसिक प्रयोग में भी भाग लिया है, जो सीखने और अंतरिक्ष में रहने की क्षमता को मापता है।
साथ ही इन्होंने फोटोन ग्रेव स्टडी के लिए दिमाग की गतिविधियों से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया ताकि अंतरिक्ष और मेडिकल में काम आने वाले न्यूरो अडेप्टिव तकनीकों को समझा जा सके। इसके साथ साथ एक और स्टडी भी की गई है, डेटा कलेक्ट किया गया है जिसमें समझने की कोशिश की गई है कि अंतरिक्ष यात्री अपनी कक्षा में वातावरण को कैसे अनुभव करते हैं और उसके साथ कैसे तालमेल भी बनाते हैं। तो आपको बता दें कि किस तरीके से ये प्रयोग एक्सियम 4 मिशन में किए गए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 18 दिन आईएसएस में रहने के बाद अपनी टीम के साथ वापस धरती पर लौट रहे हैं। वापसी से पहले ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने इस बड़ी खुशखबरी भी दे दी है। इसरो ने बताया है कि एक्सियम 4 मिशन के तहत शुभांशु जिस मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उनको भेजा गया था, उन्होंने वो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसरो ने इस मौके पर कहा है कि शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में सभी 7 माइक्रोग्रेविटी प्रयोग सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए 7 अहम वैज्ञानिक प्रयोग सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इनमें भारतीय टार्डिग्रेड प्रजाति पर अध्ययन, मांसपेशियों के विकास यानी कि मायोजेनेसिस, मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरण और साइनोबैक्टीरिया और माइक्रो एल्गे पर रिसर्च, फसल बीजों की प्रतिक्रिया और वाइजर डिस्प्ले उपकरण का परीक्षण इसमें शामिल था। ये सभी प्रयोग अंतरिक्ष में जीवन, खेती और जैव विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माने जा रहे हैं। इसरो ने शुभांशु शुक्ला को भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा सुझाए गए कई वैज्ञानिक प्रयोग करने का जिम्मा सौंपा था। एक्सियम 4 मिशन में कुल लगभग 60 वैज्ञानिक अध्ययन और गतिविधियां शामिल थीं, जिनमें अमेरिका, भारत, पोलैंड, हंगरी, सऊदी अरब, ब्राजील, नाइजीरिया, यूएई और यूरोप के अन्य देशों की भागीदारी भी थी। नासा के अनुसार ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 580 पाउंड से अधिक सामान वापस ला रहा है, जिसमें नासा का उपकरण और मिशन के दौरान किए गए 60 से अधिक प्रयोगों का डेटा शामिल है। इसरो ने साथ ही बताया है कि शुभांशु ने न सिर्फ वैज्ञानिक गतिविधियों में शानदार प्रदर्शन किया है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्कूली बच्चों और इसरो केंद्रों से भी संवाद किया है। इसरो ने साथ ही बताया है कि इस मिशन के जरिए भारत ने न केवल अंतरिक्ष में वैज्ञानिक उपलब्धि दर्ज कर ली है, बल्कि भविष्य के स्पेस रिसर्च के लिए भी अब रास्ता खोल दिया है। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो हासिल की है भारत ने अंतरिक्ष मिशन में। भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अब धरती वापसी बेहद ही करीब नजर आ रही है। और इस समय हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, असीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। असीम का सीधा रुख करेंगे। असीम, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज शुभ मंगल होने वाला है, क्योंकि शुभांशु का शुभागमन होने वाला है। धरती पर वापसी के लिए अब हर भारतीय उत्साह के साथ उनका इंतजार कर रहा है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये मिशन रहा है और इस मिशन में कितनी सफलता हमें हासिल मिली है, ये आप बताइए असीम। गुड मॉर्निंग भावना। और देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज मंगलवार का दिन है। पूरे देश में इस मंगल कामना के साथ कि शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस आ जाएं, पूजा पाठ और तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन विज्ञान की नजर से अगर इसे देखा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये 18 दिनों की जर्नी, कुल 7 एक्सपेरिमेंट्स उनको करने थे। आपने बिल्कुल सही बताया किस तरह से वो 7 एक्सपेरिमेंट्स को बखूबी अंजाम देने का काम किया उनकी टीम ने। लेकिन अब चूंकि लगभग 11 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 3 बजे के आसपास जो कैप्सूल है, जो उनकी फ्लाइट है, वो अब यहाँ पे स्प्लैश डाउन करने का काम किया जाएगा कैलिफोर्निया के तट पर समुद्र में। हम जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे पल होते हैं। अब जबकि बहुत ही कम वक्त रह गया है भावना, हम अगर सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं। अब से कुछ ही देर के बाद ये जो कैप्सूल है, ड्रैगन कैप्सूल, अब इसको डी बोर्डिंग जो बर्निंग की प्रक्रिया है, वो उसकी शुरुआत होगी। इसका मतलब ये कि अभी ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें अभी ये घूम रहा है और उसकी स्पीड काफी ज्यादा 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अभी ये ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन अगर इसको एटमॉस्फेयर में एंट्री करना है, अभी स्पेस में घूम रहा है, जब इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करनी होगी, जो कि अब से कुछ देर के बाद अभी एंट्री करेंगे, उस वक्त एक बहुत ही लिमिटेड स्पीड में इस कैप्सूल को इन्हें रोटेट करना होगा। तो इसके लिए जो डी बर्न ऑर्बिट है, डी ऑर्बिट बर्न, ये इसको करना पड़ेगा।
इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें ये हो जाती हैं कि अगर आपने बहुत ज्यादा जो इसकी स्पीड को, जो बर्निंग की स्पीड को उसको ज्यादा आपने कर दिया, तो हो सकता है कि जब आपका ये जो कैप्सूल है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करने ही वाला हो, लेकिन फिर ये कहीं और आगे निकल जाए, इसका भी एक खतरा होता है। अगर आपने बहुत स्लो कर दिया इस पूरे प्रोसेस को, तो भी इसमें दिक्कत हो सकती है। तो एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट होता है जबकि इस पूरे प्रोसेस को जो ग्राउंड पे जो बैठे हुए लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसको क्रिटिकली हैंडल कर रहे होते हैं, ताकि एक बैलेंस स्पीड में ये एटमॉस्फेयर में एंटर करे। भावना, एक बात, जब ये सारी खूबी हो जाती है जी, और जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, उस वक्त भी बहुत ही एक क्रिटिकल मोमेंट इसलिए भी होता है क्योंकि उस वक्त जो उसकी जो थिकनेस है हमारे एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की, पृथ्वी के वायुमंडल की, वो बहुत ज्यादा होती है। और उस घर्षण से हम जानते हैं कि उस स्पीड में, बहुत स्पीड में वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा होता है, तो जी। उससे हीट रेसिस्टेंस और एटमॉस्फेयर, हवा, ये सारी चीजें उसमें इतना ज्यादा, लगभग लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस का हीट जनरेट करती है। आप देखिएगा विजुअल्स में, उसमें आग लगने वाली स्थिति हो जाती है, जल रहा होता है। और उसकी जो ऊपरी लेयर होती है, साइंटिस्ट ने ऐसा बनाया है अनियन की तरफ, एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक लेयर, और वो जल जल के वो जी। एटमॉस्फेयर में रिलीज होता चला जाता है। वो आपके उस कैप्सूल को, उस हैच को बचा के रखने का काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है, क्रिटिकल मोमेंट होता है। उसके बाद जब पृथ्वी से लगभग लगभग 150 किलोमीटर ऊपर जब ये लोग पहुंचते हैं, उस वक्त जो दो ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी की वजह से इनकी स्पीड को और भी कम कर दिया जाता है, और फिर धीरे 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 इनकी स्पीड काफी कम हो जाती है। और फिर जैसा कि आपने कहा कि कैलिफोर्निया के तट पर ये स्प्लैश डाउन करेंगे, तो ये हम बिल्कुल। सभी को इंतजार है कि किस तरह से उनकी जो एंट्री है एटमॉस्फेयर में, री एंट्री, वो ठीक तरीके से हो जाए और स्प्लैश डाउन ठीक तरीके से हो जाए, और इनको सही सलामत हम इनको वापस आते देख सकें। बिल्कुल। तो ड्रैगन कई प्रक्रिया, कई पड़ाव के साथ गुजरता है। डी बर्निंग से लेके स्प्लैश डाउन की एक लंबी प्रक्रिया है, और यही समय है कि एक दिन का वक्त लग रहा है इनको धरती पर वापस लौटने का, जब बिल्कुल। ड्रैगन अलग हुआ था। ऐसे में अब आइए, अब बात करते हैं प्रयोग की भी। जो जो प्रयोग इसमें किए गए हैं इस पूरे एक्सियम 4 मिशन में, और इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने जिस तरीके से सफलता पूर्वक इन प्रयोगों को किया है, भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला ने भारत के लिए 7 ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं। इसके साथ साथ जो प्रयोग शुभांशु शुक्ला ने किए हैं असीम, वो आने वाले गगनयान मिशन के लिए भी कितने महत्वपूर्ण होंगे? बिल्कुल भावना, देखिए ये जो पूरी टीम गई थी 4 लोगों की, जिसमें कि एक हमारे भारतीय शुभांशु शुक्ला थे और बाकी 3 दूसरे एस्ट्रोनॉट्स थे। इन्होंने कुल मिलाकर 60 से ज्यादा, मोर देन 60 एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने वहां पे किए हैं स्पेस में। लेकिन शुभांशु शुक्ला के जिम में कुल 7 एक्सपेरिमेंट्स इनको दिया गया था कि आपको वो 7 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जिसमें कि एक था मायोजेनेसिस का। हम आपको बताएंगे मायोजेनेसिस मतलब कि अभी रिसेंटली जब सुनीता विलियम्स 9 दिनों के एक्सपेरिमेंट पे वो गई थी, स्पेस में आईएसएस पे गई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल वजहों की कारणों से उनको, उनका जो 9 दिन का जो ये जर्नी थी वो 9 महीने में चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि 9 महीने तक अगर कोई वहां रहता है, तो धीरे धीरे जब आप स्पेस पे रहते हैं, वहां पे काम करते हैं, वहां एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो आपकी मांसपेशियां हैं उसमें लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, जी। आपके बोन्स में लॉस होने शुरू हो जाते हैं। तो इसे मायोजेनेसिस कहते हैं। मतलब कि अब शुभांशु शुक्ला को ये एक्सपेरिमेंट करना था, जो कि उन्होंने किया बखूबी, कि अगर आप स्पेस पे रहते हैं और लंबे दिनों तक रहते हैं, तो क्या, किस तरह से उस बोन लॉस को कम किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड मायोजेनेसिस। तो एक उन्होंने ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा, उन्होंने मूंग और मेथी लेकर गए थे कि फ्यूचर में हम किस तरह से, अगर ज्यादा दिनों तक हमें रहना पड़े, हम जानते हैं गगनयान, फिर मंगलयान, मंगल मिशन, बहुत सारे फ्यूचर में हमारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि हम जाएंगे वहां पे, तो वहां पे अगर हमें ज्यादा दिनों तक रहना पड़ जाए तो हम किस तरह से वहां पे खेती बाड़ी भी कर सकें, इसको लेकर भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तीसरा, एक वाटर बेयर का आपने जिक्र किया। वाटर बेयर, देखिए भावना, एक ऐसा जीव है, माइक्रोस्कोपिक वो एक जीव है, हम उनको नहीं देख सकते हैं नंगी आंखों से, लेकिन एक वो कमाल का जीव है कि जहां वोल्केनिक विस्फोट होता है, आप सोचिए वहां कितना टेम्परेचर होता है, उस परिस्थिति में भी ये जीव जिंदा बच पाता है। बिल्कुल, माइक्रो एल्गे जिसे एक्सट्रीम कहा जा रहा है। कोल्ड अगर है, बिल्कुल एक्सट्रीम कोल्ड है,
तो वहां भी ये जिंदा बच पा रहा है। ठीक। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर ये एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड में भी अगर ये जिंदा बच पा रहा है तो क्यों ना हम इसको लेकर एक्सपेरिमेंट करें, और अगर ऐसी कोई स्थिति होती है स्पेस में तो हम उसको टॉलरेट कर सकें। तो इसके जी। लिए भी शुभांशु शुक्ला इस माइक्रोस्कोपिक एनिमल को अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया। कुछ वो फसलों के बीज लेकर गए थे कि अगर स्पेस में अगर इस तरह की फार्मिंग करने की जरूरत पड़े तो हम वो भी कर सकते हैं। माइक्रो एल्गी का आपने जिक्र किया। माइक्रो एल्गी हम जानते हैं कि कई बार खाने पीने की चीजों की कमी हो जाती है अगर आपने एक्सटेंडेड वहां पे आपको रहना पड़ जाए, तो ऐसे में माइक्रो एल्गी फ्यूल का भी और फूड का भी, एनर्जी का एक सोर्स बन सकता है। तो ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए हैं और आने वाले फ्यूचर मिशंस के लिए ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जी हैं। बिल्कुल, आने वाले वैज्ञानिक मिशन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। इसके साथ साथ अब धरती पर लौटने के बाद की कहानी की बात भी कर लेते हैं असीम। जब ये धरती पर वापस लौट आएंगे तो फिर किस तरीके से होगा इनका रिहैब फेज? बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 18 दिनों का इनकी ये जर्नी रही आईएसएस पे। आज वो रिटर्न हो रहे हैं। रिटर्न होने के साथ ही आप इस बात को समझिए कि वहां जीरो ग्रेविटी है, बिल्कुल भी वहां ग्रेविटी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, एकाएक जो पृथ्वी का ग्रेविटेशन है, जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वो बहुत ज्यादा आप पर प्रेशर डालना शुरू कर देता है। मैं अभी ये वॉच पहना हूं, इसका वेट लगभग लगभग 100 ग्राम हो सकता है। लेकिन अगर यही वॉच पहन के अगर मैं स्पेस से अगर आ रहा होता इस फ्लाइट में, तो इस वॉच का वजन मुझे लगभग 200 किलो लगता। जो मैं स्पेस सूट पहना हूं या जो जो स्पेस सूट पहनते हैं लोग, जो एस्ट्रोनॉट, वो उनको कई गुना ज्यादा हैवी वेट लगता है, क्योंकि वहां पे तो आप जीरो ग्रेविटी में होते हैं। आप कुछ भी पहन लीजिए, आपको कुछ फील नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, आपको वही सारी चीजें कई किलो की लगने लगती है। आपका जो हेड है वो लगता है कि 500, 1000, 2000 किलो का है। तो ये सारी चीजें वो सारे एस्ट्रोनॉट्स एक्सपीरियंस अभी करेंगे आपसे कुछ देर के बाद, जब उनकी एंट्री एटमॉस्फेयर में होगी। ऐसे में जब वो अर्थ पे लैंड कर जाएंगे, उनको तुरंत ही मेडिकल सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाया जाएगा और धीरे धीरे उनकी बॉडी को एक्लेमेटाइज किया जाएगा, उनको अडॉप्ट किया जाएगा कि आप धरती के गुरुत्वाकर्षण में आ चुके हैं, और धीरे धीरे फिर अपने आप को वो यहाँ के एटमॉस्फेयर के, यहाँ के ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ खुद को वो अडेप्ट करेंगे। हम लोग जन्म से ही धरती के एटमॉस्फेयर में हैं, वो जो एक प्रेशर हम उसको नेचुरली झेल रहे हैं। लेकिन जब आप स्पेस से आते हैं तो वो आपको डिफरेंस साफ नजर आता है कि वहां जीरो ग्रेविटी और यहाँ पे कई गुना ज्यादा, जिसको हम कहते हैं जी फोर्स, वो उसको फेस कर रहे हैं। तो लगभग 10 दिनों का टाइम लगेगा इन तमाम यात्रियों को बिल्कुल, तो एक बड़ा समय भी लगेगा रिहैब फेज में असीम। तो पूरा देश इस समय, पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है और शुभांशु शुक्ला आपका स्वागत कहने के लिए इस उत्साह के साथ कि शुभांशु और 3 अंतरिक्ष यात्री सकुशल धरती पर वापस लौट आए। फिलहाल असीम, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चीन के तियानजिन शहर में आज शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। चीन की अध्यक्षता में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। बैठक में 10 सदस्य देशों चीन, रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस के विदेश मंत्री क्षेत्रीय सुधार, क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार, संपर्क और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करने की उम्मीद है।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति जिनपिंग को भारत और चीन के बीच के द्विपक्षीय संबंधों में हाल ही में हुई प्रगति से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन भी शी जिनपिंग तक पहुंचाया। एससीओ विदेश मंत्रियों की आज एक अहम बैठक है। उससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और कई अन्य अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है और शी जिनपिंग को उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की हाल ही की प्रगति के बारे में अवगत भी कराया। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त ओडिशा के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति आज राविन शॉ विश्वविद्यालय के 13वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने वाली हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कटक स्थित राविन शॉ गर्ल्स हाई स्कूल के 3 भवनों के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखने वाली हैं। राष्ट्रपति मुर्मू कटक में आदिकवि सरला दास की जयंती समारोह में भी शामिल होंगी और कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं संसद के आगामी मॉनसून सत्र की, जिससे पहले सांसदों को नए प्रकार की डिजिटल सुविधाएं देने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें सबसे अहम है सांसदों के लिए नई डिजिटल उपस्थिति प्रणाली। इसकी शुरुआत मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही हो जाएगी। सांसदों के लिए डिजिटल रूप से सशक्त कार्य परिवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लोकसभा कक्ष में प्रत्येक सीट पर मल्टीमीडिया कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस यानी कि MMD स्थापित किए गए हैं। संसाधनों और समय की बचत के लिए एक नई सुविधा जोड़ी गई है, जिसके अंतर्गत अब सभी सांसद अपनी उपस्थिति अपने अपने स्थान पर लगे MMD के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। इससे प्रतिदिन सांसदों का समय बचेगा। लोकसभा सचिवालय अब संसद के दैनिक कार्यसूची दस्तावेजों को AI आधारित टूल्स की सहायता से 12 भाषाओं में प्रकाशित कर रहा है। असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु। ये दस्तावेज डिजिटल संसद पोर्टल पर रियल टाइम में उपलब्ध कराए जाते हैं। लोकसभा सचिवालय ने संसद की कार्यवाही के लिए एक AI संचालित वेबर्टम ट्रांसक्रिप्शन टूल विकसित किया है। अगले संसद सत्र में यह AI सक्षम ट्रांसक्रिप्शन प्रणाली पारंपरिक वेबर्टम रिपोर्टिंग के समानांतर कार्य करेगी। इससे कार्यवाही को अधिक सटीकता, गति और बहुभाषीय समर्थन के साथ दर्ज किया जा सकेगा। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। 21 जुलाई से शुरू होने जा रहे संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों पर इसमें बातचीत होगी। पूरे सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति कैसी होगी, इस पर मंथन के लिए संसदीय दल के तमाम लोग बैठक में शामिल होंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया में भरे हुए फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख में अब बस 10 दिन बाकी है। SIR के 2 चरणों में BLO घर घर जाकर जांच कर रहे हैं।
इसके बाद बिहार के करीब 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 6.6 करोड़ यानी कि 83.66% EF जमा हुए हैं। अब तक 1.59% मतदाता मृत पाए गए हैं, 2.2% स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं और 0.73% व्यक्ति एक से ज्यादा स्थानों पर नामांकित पाए गए हैं। 88.18% मतदाता पहले ही अपने इन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र जमा करा चुके हैं। अब केवल 11.82% मतदाता अपने भरे हुए फॉर्म जमा करने के लिए शेष बचे हैं और उनमें से कई ने आने वाले दिनों में दस्तावेजों के साथ अपने गणना प्रपत्र जमा करने के लिए समय मांगा है। निर्वाचन आयोग की यह कोशिश है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट ना जाए और शेष मतदाता अपने EF भर सकें। लगभग 1 लाख BLO जल्द ही घर घर जाकर तीसरा चरण शुरू करेंगे। सभी राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1.5 लाख BLA प्रयासों को और मजबूत कर रहे हैं। कोई भी पात्र शहरी मतदाता वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया में शामिल होने से ना छूटे, यह सुनिश्चित करने के लिए बिहार के सभी 261 शहरी स्थानीय निकायों के सभी 5,683 वार्डों में विशेष शिविर भी लगाए जा रहे हैं। जो मतदाता अस्थायी रूप से राज्य से बाहर चले गए हैं, उनके लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन और सीधे संपर्क के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे मतदाता ECI नेट ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल फोन पर उपयोग करके या https:/voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वे अपने फॉर्म पर अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से या व्हाट्सएप या किसी भी ऑनलाइन के माध्यम से संबंधित BLO को भी भेज सकते हैं। मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है, खास तौर पर जब से घुसपैठियों का खुलासा हो रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार SIR के तहत घर घर जाकर बूथ लेवल अधिकारियों को नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग मिले हैं। इन विदेशी लोगों के पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड भी है। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि 1 अगस्त से 30 अगस्त तक की जाने वाली उचित जांच के बाद यदि यह मामला सही पाया जाता है तो ऐसे नामों को 30 सितंबर 2025 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। बात अब बाबा बर्फानी की। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान रामबन जिले में यात्रियों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया, जहां प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। यात्रा की संवेदनशीलता और संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती, CCTV निगरानी और चौकसी व्यवस्थाओं को जिले भर में सुदृढ़ किया गया है। तीर्थयात्री भी अपने लिए तमाम सुविधाओं को देखकर बेहद संतुष्ट हैं। हर साल की तरह इस साल भी यात्रा अमरनाथ जी की चल रही है और इसमें सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, लेकिन साथ साथ में CCTV सर्वेलेंस सिस्टम ये भी इंस्टॉल किया गया है, राइट फ्रॉम नाशरी टनल अप टू नवयुग टनल। इसमें सभी एजेंसीज, ख्वाह वो CRPF हो, ख्वाह वो लंगर कमेटी हो, लंगर्स लगाने वाले हों, या ट्रैफिक पुलिस हो, आर्मी हो, स्टेट पुलिस हो, सभी ने मिलके अपने अपने एरिया में अपने अपनी हिसाब से CCTV कैमरास लगाए हुए और सर्विलेंस कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का जो कैमरेज हैं वो नेशनल हाईवे के ऊपर हैं और बाकी एजेंसीज के भी नेशनल हाईवे के ऊपर भी हैं। सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट रामबन प्रशासन ने सभी लंगर वालों को ये आदेश दिया कि कम से कम 10 से 12 कैमरे लगाएं। उसी आदेश का पालन करते हुए हमने 14 कैमरे लगाए हैं और सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं और इसी से हम पूरी यात्रा पे जितने भी हमारे ये तीर्थयात्री आ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, सारी गतिविधियों को हम प्रशासन ने जगह जगह पे CCTV कैमरे अपनी तरफ से भी लगाए हुए हैं और भंडारों वालों को भी क्या भी CCTV कैमरे अपने लगवाएं और हमने भी ये देखो CCTV कैमरे लगवाए हुए हैं। सारे भंडारे के अंदर, बाहर, अंदर, पीछे चारों तरफ कवरिंग की हुई है और साथ में LCD में देखने के लिए और मॉनिटर सारा कुछ सिस्टम जहाँ पे बनाया हुआ है। इस बार हमें प्रशासन का एक विशेष निर्देश दिया गया कि प्रत्येक भंडारे को CCTV कैमरे से कवर होना चाहिए, जो हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत बेहतर है। उसी के मद्देनजर रखते हुए सभी भंडारों में
सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। हमारे अपने भंडारे में भी हमने 8 कैमरे लगाए हैं और मॉनिटर भी साथ में लगाया हुआ है, जिससे कि हम अपनी और यहाँ आने वाले यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर पूरी देखरेख रख सकें। अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास लंगर हाउस को गिराने की धमकी मिलने के बाद से इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पुलिस आयुक्त के अनुसार ईमेल की विषय वस्तु पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि किसी ने केवल आतंक फैलाने के इरादे से ईमेल भेजा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे डरे नहीं और बिना किसी डर के श्री दरबार साहिब के दर्शन करने आए। ਸਾਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। सिक्योरिटी इमीडिएटली बीफ अप की गई है उस एरिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स ते एंटी सबटा टीम साड़ी वर्क कर रही हैं और सीनियर अफसर्स डिप्यूट किए गए हैं फॉर इंश्योरिंग फुल प्रूफ सिक्योरिटी। पैनिक वाली कोई गल नहीं है। जो मेल के कंटेंट्स तो ये गल इंडिकेट हो रही है कि किसी शरारती अंसर वालों की गई है। पंजाब पुलिस और अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस पूरी तरह सतर्क है। खाने में ज्यादा नमक एक साइलेंट किलर के रूप में काम करता है। नमक का अत्यधिक सेवन साइलेंट महामारी को बढ़ावा दे रहा है, जिससे लोगों में उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हृदय रोग और गुर्दे की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है और हमारे देश में लोग अधिक नमक खा रहे हैं। ये दावा है आईसीएमआर के चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के वैज्ञानिकों का। वैज्ञानिकों ने इस समस्या के समाधान के लिए समुदाय आधारित कम नमक का सेवन करने को लेकर अध्ययन शुरू किया है। साथ ही वे कम सोडियम वाले नमक के विकल्पों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कम सोडियम वाले नमक का सेवन रक्तचाप को कम करने और समग्र हृदय स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। उच्च नमक सेवन की समस्या से निपटने के लिए NIE ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से पंजाब और तेलंगाना में 3 वर्षीय एक परियोजना शुरू की है। इसके तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा नमक कम करने की दी जाने वाली परामर्श की प्रभावशीलता और मूल्यांकन किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक खाने की सिफारिश करता है, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि शहरी भारतीय लगभग 9.2 ग्राम प्रतिदिन नमक का सेवन करते हैं। आइए एक और स्वास्थ्य से जुड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टीबी संक्रमण से मरीजों में जान का जोखिम कम करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने नया मॉडल विकसित किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने दावा किया है कि इस मॉडल के जरिए किसी भी राज्य या जिले में टीबी से होने वाली मौतों में बड़ी गिरावट लाई जा सकती है। इसे हर राज्य में लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की गई है। कर्नाटक और गुजरात में भी छोटे पैमाने पर स्टडी हुई है, लेकिन तमिलनाडु पहला राज्य बना है जहां इसे राज्य स्तर पर लागू किया है। देश से टीबी उन्मूलन के साथ साथ किसी भी टीबी मरीज की मौत ना हो, इसके लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। टीबी संक्रमित मरीजों की संभावित मृत्यु को रोकने के लिए देश के वैज्ञानिकों ने एक नया मॉडल विकसित किया है। आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस पूर्वानुमान मॉडल के जरिए किसी भी राज्य या जिले में टीबी से होने वाली मौत को कम किया जा सकता है। यह मॉडल चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने विकसित किया है। तमिलनाडु ने इसे लागू किया है। गंभीर मरीजों की पहचान कर समय रहते अस्पताल में भर्ती कराने के इस मॉडल को TNKET नाम दिया गया है। इस मॉडल को अपनाने के बाद तमिलनाडु के 21 जिलों में टीबी से होने वाली मौत में 20% की कमी आई है। पिछले 3 साल से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि अर्ली टीबी डेथ से उसको अवॉइड करना, उसको प्रिवेंट करना। और उसके लिए जो भी नया टीबी का पेशेंट डायग्नोस होता है उसको हम लोग ट्रायज करते हैं, उसको हम लोग इन द सेंस हेल्थ वर्कर्स ट्रायज करते हैं टू फाइंड आउट वेदर दे हैव एनी रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, वेदर दे हैव malnutrition. Or based on that, if somebody has this kind of indicators positive, such patients are admitted to medical colleges where treatment is given, their comorbidities are corrected. ये भारत का पहला राज्यव्यापी
डिफरेंशिएट टीबी केयर मॉडल है, जिसमें सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में टीबी मरीजों की प्रारंभिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। जिन मरीजों में बहुत गंभीर कुपोषण, सांस लेने में तकलीफ या कमजोर शारीरिक स्थिति पाई जाती है, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती किया जाता है। इस मॉडल से टीबी से होने वाली मौत में 20% की कमी आई है। जुलाई 2022 से जून 2023 तक इस मॉडल को लागू कर 56,000 से अधिक टीबी मरीजों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इस मॉडल को राज्य के मौजूदा टीबी सेवा एप्लीकेशन टीबी सेवा में जोड़ा गया है, जो 2022 से कार्यरत है। ये गंभीर रूप से बीमार टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान और तत्काल अस्पताल में भर्ती सुनिश्चित करके मृत्यु दर को कम करने में मदद करता है। ये मॉडल वृद्धावस्था, टीबी, HIV सह संक्रमण और कम वजन जैसे जोखिम कारकों के आधार पर मृत्यु की संभावना का अनुमान लगाता है। एक दूसरे अध्ययन में ये पाया गया है कि बुजुर्ग, टीबी, HIV सह संक्रमित मरीज और जिनका शुरुआती शरीर का वजन 35 किलोग्राम से कम हो, उनमें इलाज के दौरान मृत्यु का जोखिम अधिक होता है। लिहाजा इलाज में विशेष निगरानी, बुजुर्गों और संक्रमित मरीजों की निरंतर देखभाल, कमजोर मरीजों को पोषण सहायता देना मृत्यु दर को घटाने के आवश्यक उपाय हो सकते हैं। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, चेन्नई। अब बात मौसम की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून काफी सक्रियता दिखा रहा है। आज की बात करें तो यहाँ 6 जिलों ऊना, कांगड़ा, मंडी, सोलन, शिमला और सिरमौर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा है कि 20 जुलाई तक राज्य भर में कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश होती रहेगी। पिछले 24 घंटों में शिमला, सिरमौर, कुल्लू और मंडी जिलों में मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश राजगढ़ में दर्ज की गई है। अलर्ट जोन में रहने वाले निवासियों और जिला अधिकारियों से सतर्क रहने और आगामी बारिश के मद्देनजर आवश्यक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी तक 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। लोक निर्माण विभाग को 335 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है, जबकि जल शक्ति को 414 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा बिजली बोर्ड को भी करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। सड़कें यातायात के लिए पूरी तरह से बंद पड़ी हुई हैं। वहीं दिल्ली NCR में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी क्षेत्र में कभी कभी 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, जो बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेंगी। साथ ही न्यूनतम और अधिकतम तापमान भी गिरेगा। दिल्ली और आसपास के जिलों में आने वाले 2 दिन भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज और बिजली के साथ बहुत हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान में बहुत भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई है। पश्चिम राजस्थान में भी कल बहुत भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान है। IMD के मुताबिक जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करेंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को धमकी दी है कि अगर 50 दिनों के भीतर यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ तो रूस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने नाटो सहयोगियों के साथ यूक्रेन को और हथियार भेजने के समझौते की घोषणा की है। कल नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ ओवल ऑफिस में एक बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी समझौते की दिशा में प्रगति नहीं होने के कारण रूस से नाखुश हैं।
व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम सहित हथियार भेजने की योजना की भी पुष्टि की है। राष्ट्रपति ने कहा कि नाटो सहयोगी अमेरिका से अरबों डॉलर मूल्य के सैन्य उपकरण खरीदेंगे और उन्हें यूक्रेन को दिया जाएगा। नाटो महासचिव मार्क रूट ने कहा कि यह यूक्रेन को हथियारों की सिर्फ पहली खेप होगी और आगे और भी हथियार भेजे जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको से आने वाले ताज़ा टमाटरों पर लगभग 17% शुल्क लगाते हुए दोनों देशों के बीच इससे जुड़े एक निर्यात समझौते को समाप्त कर दिया। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने बताया कि अमेरिका मेक्सिको के साथ 2019 के उस समझौते से पीछे हट रहा है जिसके तहत मेक्सिकन टमाटरों पर एंटी डंपिंग शुल्क जांच को निलंबित कर दिया गया था, जिनका अमेरिका को निर्यात प्रतिवर्ष $3 बिलियन का है। मेक्सिको से निर्यात होने वाले टमाटर अमेरिका में खाए जाने वाले टमाटरों का 2/3 हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 30% टैरिफ की धमकी को लेकर यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने ब्रसल्स में ईयू के व्यापार प्रमुख मारोश सेफकोविच के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह धमकी पूरे तरीके से अस्वीकार्य है। मारोश सेफकोविच ने कहा कि अगर अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता विफल होती है तो ईयू को जवाबी कदम उठाने पड़ेंगे। उन्होंने ये टिप्पणी ब्रसल्स में ईयू मंत्रियों के साथ बैठक के बाद की। अमेरिका के नए टैरिफ के जवाब में ब्राजील की सरकार ने टास्क फोर्स गठित किया है। ब्राजील के उपराष्ट्रपति जेराल्डो अल्कमिन ने कहा है कि ब्राजील की सरकार प्रभावित अमेरिकी कंपनियों से भी बातचीत करेगी और ब्राजील के निजी क्षेत्र को सक्रिय करके सबसे अधिक प्रभावित उद्योगों के साथ मिलकर इस फैसले को पलटवाने की कोशिश की जाएगी। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका यूरेनियम संवर्धन गतिविधियां बंद करने की शर्त पर परमाणु वार्ता की पेशकश रखता है तो अमेरिका के साथ कोई नई परमाणु वार्ता नहीं करेगा। ईरान और अमेरिका परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने के लिए कई दौर की बातचीत कर रहे थे, लेकिन इजरायल के ईरान पर हमले के बाद बातचीत पटरी से उतर गई है। संघर्ष खत्म होने के बाद ईरान और अमेरिका दोनों ने वार्ता करने की बात कही, लेकिन ईरान ने कहा कि वह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के अपने अधिकार को नहीं छोड़ेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों देशों की सुरक्षा साझेदारी पर चर्चा हुई, जिसमें नाटो के रक्षा खर्च में वृद्धि भी शामिल है। पिस्टोरियस ने इस दौरे का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन को अमेरिका हथियारों की आपूर्ति, मिसाइल तैनाती की योजनाएं और यूरोप में अमेरिकी सैनिकों की संख्या के भविष्य को लेकर स्पष्टता प्राप्त करना बताया। पिस्टोरियस के दौरे में यूक्रेन के लिए अमेरिका पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को बर्लिन द्वारा वित्त पोषित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। ये प्रस्ताव जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज द्वारा कुछ हफ्ते पहले सार्वजनिक किया गया था, जब वॉशिंगटन से निजी बातचीत का कोई जवाब नहीं मिला था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर और चेक के प्रधानमंत्री पेत्र फियाला ने स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए चर्चा की। इस साझेदारी के तहत रॉल्स रॉयस की SMR इकाई से 6 रिएक्टरों का निर्यात चेक गणराज्य में हो सकता है। ब्रिटेन ने पिछले महीने स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए 2.5 अरब पाउंड की प्रतिबद्धता जताई थी। चेक गणराज्य की प्रमुख बिजली कंपनी CEZ ने पिछले साल रॉल्स रॉयस के SMR व्यवसाय में लगभग 20% हिस्सेदारी लेने की घोषणा की थी और कहा था कि वह 3 गीगावाट तक के SMR संयंत्र देश में लगाएगी, जो करीब 6 यूनिट्स के बराबर हैं। हर यूनिट लगभग 10 लाख घरों को बिजली दे सकती है। भारतीय सेना ने प्रचंड शक्ति नामक एक ऐतिहासिक प्रदर्शन का आयोजन किया। इसमें मेरठ खड़गा कोर फील्ड प्रशिक्षण क्षेत्र में स्ट्राइक कोर ऑपरेशनों में पैदल सेना द्वारा विघटनकारी प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रदर्शित किया गया। इस प्रदर्शनी में तकनीकी समावेशन वर्ष के तहत भारतीय सेना की व्यापक परिवर्तन पहल का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य नागरिक नव प्रवर्तकों से प्राप्त स्वदेशी और अत्याधुनिक समाधानों को परिचालन कार्य में एकीकृत करना था। भारतीय सेना की इस पहल ने न केवल तकनीकी प्रगति के प्रति सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाया है, बल्कि उभरते हुए खतरे के माहौल में आत्मनिर्भरता और भविष्य की तैयारी के उसके दृष्टिकोण को भी पुष्ट किया है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुबई दौरे पर हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश और दुबई के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई उद्योगपतियों से मुलाकात की। सीएम यादव ने विभिन्न सेक्टर्स के निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए राज्य की संभावनाओं और उद्योग हितैषी नीतियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो उद्यमियों और निवेशकों की मांग और आवश्यकता के अनुरूप नीतियों में बदलाव भी करते रहेंगे। बिजनेस फोरम के अलावा दुबई में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों और औद्योगिक समूहों के साथ 1-to-1 मुलाकातें की, जिसमें उनको मध्य प्रदेश के लिए कई बड़े निवेश के प्रस्ताव भी मिले। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने राज्य में बड़े स्तर पर निवेश आने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के और दुबई के बीच में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उसी नाम पर समर्पित रहा, जो सरकार के और हमारे बीच के ऐसे कई सारे परस्पर भारत सरकार के अम्ब्रेला में एक राज्य सरकार दुबई के साथ जो व्यापार कर सकती है, उस सब प्रकार की पॉलिसियों पे अलग अलग निवेशकों को भी बताया गया। सरकार के मंत्री डॉक्टर थाने से भी मेरी मुलाकात हुई और काफ़ी सकारात्मक हमारा परस्पर संवाद भी हुआ। अलग अलग सेक्टर के लोगों से भी मिले, एक तरफ टूरिज्म का सेक्टर, माइनिंग का सेक्टर, इंडस्ट्री भी सभी प्रकार की बड़े पैमाने पर ये जो परस्पर निवेशकों से पॉलिसियों के आधार पर व्यापार की संभावना, उसमें बड़ा निवेश आएगा और ये दोनों के लिए हित में भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि धीरे धीरे करके हमारा मध्य प्रदेश इस दिशा में देश के नंबर 1 राज्यों की तरफ जा रहा है। अब बात कौशल भारत और कुशल भारत की। कौशल विकास योजना यानी स्किल इंडिया की शुरुआत इसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। प्रयास यही है कि 2047 तक भारत आत्मनिर्भर और विकसित बने और अब इस उद्देश्य के सार्थक होने की उम्मीद नजर आ रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हुनर से हवा का रुख बदलने का मादा रखने वाले युवा देश के विकास की रीढ़ हैं। इनकी क्षमताओं को पहचान कर सही दिशा देना और देश के विकास में भागीदार बनाना नेतृत्व की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसका बीड़ा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया। उन्होंने युवा पीढ़ी को भविष्य की औद्योगिक और सेवा की जरूरतों के हिसाब से निखारने के लिए 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में युवाओं को प्रशिक्षित कर हुनरमंद बनाना था। आने वाले कई दशकों तक भारत दुनिया का सबसे यंग और स्किल्ड पॉपुलेशन वाला देश बना रहेगा। ये भारत ही है जहां से दुनिया की एक बड़ी स्किल डिमांड पूरी होगी। आपने देखा होगा दुनिया के अनेक देश अब भारत के स्किल यूथ का दोनों हाथों से स्वागत कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार का भी प्रयास है कि कोई भी भारतीय विदेश जाए तो वो बेहतरीन स्किल के साथ ही जाए। इसलिए हम अपने यूथ की लगातार स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कर रहे हैं। 75% से अधिक कार्यशील आबादी के साथ भारत दुनिया में सबसे अधिक युवा जनसंख्या वाला देश भी है। बीते दशक में 6 करोड़ 42 लाख से अधिक लोग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। 2016 से अब तक 40 लाख प्रशिक्षुओं को सीधे वजीफा भुगतान के साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में रखा गया है। इसमें महिला भागीदारी 21% से अधिक है। 2018 से 2024 के बीच देश भर में 80 लाख से अधिक छात्रों को शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत ITI में प्रशिक्षित किया गया। 2014 तक देश में केवल 9,977 ITI थीं, जबकि अभी के समय में 14,615 ITI हैं।
2022-23 से 2023-24 के बीच कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन सहित विभिन्न विषयों पर 76,72,000 किसानों को प्रशिक्षित किया गया। 17.44 लाख जरूरतमंदों को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया गया। 6,14,000 युवाओं को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना में प्रशिक्षित किया गया। इस साल के विश्व युवा कौशल दिवस का विषय एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण पर केंद्रित रखा गया है, जिसका उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को कम करना और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देकर युवाओं को एआई संचालित अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए सक्षम बनाना है। देश एआई की महत्ता से भली भांति परिचित है। इसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 4 लाख से अधिक युवाओं को एआई, रोबोटिक्स और डेटा जैसे उन्नत क्षेत्रों में कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षित किया है। गौरतलब है कि कौशल विकास भविष्य की सजग तैयारी है, जिसकी सफलता विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने को सुनिश्चित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट फौजा सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। पीएम ने एक पोस्ट में लिखा है कि फौजा सिंह जी के अपने अद्वितीय व्यक्तित्व और फिटनेस जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भारत के युवाओं को प्रेरित करने के अपने तरीके के कारण असाधारण थे। वे अद्भुत दृढ़ संकल्प वाले एक असाधारण एथलीट थे। उनके निधन से बहुत दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दुनिया भर में उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ है। आपको बता दें, सोमवार को फौजा सिंह जालंधर में अपने घर के बाहर टहल रहे थे, तभी एक कार ने टक्कर मार दी, जहां वे बुरी तरह से घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। फौजा सिंह ने अपना मैराथन करियर वर्ष 2000 में शुरू किया और कुल 8 अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में भाग लिया। 2003 में उन्होंने टोरंटो मैराथन में 92 वर्ष की आयु में दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।